गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है व्हाट इज गवर्नमेंट पार्ट 2। कल हम लोगों ने आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। किसने गवर्नमेंट की पावर को मतलब का उदय किया था कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का अधिकार है और किस प्रकार से वो लॉ को, कानून को लागू करवाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर जो है गवर्नमेंट कितनी प्रकार की होती है वो उस चीज पर निर्भर करता है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट रहती है उसमें क्या होता है कि जो जनता रहती है वही अपने गवर्नमेंट को चुनती है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। इसमें वो क्या करती है कि चुनाव के जरिए वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। ये कह सकते हो कि उसे किस व्यक्ति को अपने ऊपर सरकार बना के लाना है, वो जो कार्य रहता है वो किसका रहता है, जनता का रहता है। जनता स्वयं अपनी सरकार को चुनती है। वंस इलेक्ट दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिस भी एक व्यक्ति को जनता चुनती है वो गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट हो जाती है। इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज explain its action and defense its decision of the people। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो पावर रहती है वो किसके हाथों में रहती है, एक्चुअल पावर जो रहती है वो पीपल के हाथों में रहती है, जनता के हाथों में रहती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्ची। एक और अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, एक तो मैंने आपको बता दी हो गई वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो गई। अब हम देखेंगे मोनार्ची। द मोनार्च का मतलब होता है किंग। मोनार्च का क्या मतलब होता है, किंग होता है। मोनार्ची का रिलेटेड उसी से है। ऐसी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जिसका जो लीडर होता है वो एक राजा रहता है, किंग रहता है, ठीक है। द किंग और द क्वीन, किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। एज द पावर ऑफ अदर डिसीजन एंड रन द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या रहता है, मोनार्ची वाले गवर्नमेंट में क्या रहता है, मोनार्ची, इस गवर्नमेंट में जो किंग और जो क्वीन होते हैं उनको ही डिसीजन लेने का अधिकार होता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता है उसमें कौन किसे डिसीजन लेने का अधिकार रहता है, एक पर्सन को, ए पर्सन who was elected by people, है ना। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक पर्सन जो जनता द्वारा चुना जाता है उसी ही को ही डिसीजन लेने का अधिकार रहता है। लेकिन जो मोनार्ची रहता है, मोनार्ची में डिसीजन लेने का अधिकार किंग और क्वीन को ही रहता है। द मोनार्च में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद। तो मोनार्ची आपने देखा होगा, स्टोरी भी पढ़ी होगी, देखा होगा कि राजाओं का डिसीजन कैसा होता है। राजा अपने एक सभा में बैठता है, एक कोर्ट में बैठता है जिसमें कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं, जिसमें कुछ मंत्री रहते हैं, ठीक है। उन मंत्रियों से ही वो डिस्कस करके कोई भी डिसीजन को लेता है। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग द पावर रिमेन विद द मोनार्च। भले ही जो ये मिनिस्टर्स है वो डिस्कस करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन जो मेन एट लास्ट जो फाइनली जो डिसीजन रहता है वो किसका रहता है, मोनार्च का रहता है। मोनार्च का मतलब होता है किंग, ओके। Unlike in the democracy, king and queen do not have explain their actions or reforms the decision they take। जो किंग और क्वीन रहता है उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ भी चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में एक पर्सन जो जनता के द्वारा चुना जाता है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो उसे बकायदा जनता को बताना पड़ेगा कि वो डिसीजन वो क्यों ले रहा है, उसके पीछे उसका क्या कारण है, वो किस प्रकार से जनता के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें उसे क्लियरेंस जनता को देना पड़ता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसीलिए हम थोड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, दिस अचीवमेंट इज ए रिजल्ट एज लॉन्ग द इवेंटफुल स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन पीपल। हमारी जो कंट्री में है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट सी है, उसमें हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमें बहुत समय के पश्चात मिली है, भारत की आज़ादी के बाद। क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारे देश पर किसका
किसका राज्य था? ब्रिटिशों का राज्य था। ब्रिटिशों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। और एट लास्ट 1947 में जब हम ब्रिटिशों से आज़ाद हुए, अंग्रेजों से आज़ाद हुए, तो हमने अपने एक स्वतंत्र भारत की नियुक्ति की, स्वतंत्र भारत का निर्माण किया और साथ ही साथ अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया और कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया। There are another place in the world where people have also struggled to have democracies. ऐसे और भी कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी के लिए जिन्होंने स्ट्रगल किया है। You know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leader. डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है, जो मतलब अच्छी चीज है आप कह सकते हो, जो मेन बात है वो ये है कि उसकी जो लीडर है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो लीडर है वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। सो इट इज द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द रूल फॉर द पीपल। इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड the basic idea of these people rules themselves and participating in the making of these rules. Democratic government in our time are usually referred to the representative democracies. In the representative democracy, people do not participate directly but instead chosen their representative through an election process. इसमें जो जनता है वो सभी गवर्नमेंट चुनने में हर एक व्यक्ति उस देश का, जिस भी देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक जो जनता है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाने में अपना योगदान देती है। डायरेक्टली तो नहीं देती है लेकिन इनडायरेक्टली देती है, यानी कि अपने ही द्वारा जनता एक गवर्नमेंट को चुनती है, एक पर्सन को चुनती है जिसे वो गवर्नमेंट बनाती है। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन, और जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो मिलते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने हुए जो मंत्री रहते हैं वो इकट्ठा होते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसको फॉलो करवाते हैं फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और जो ये डिसीजन रहता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ना होकर एंटायर पूरी पॉपुलेशन के लिए होता है, किसी भी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन के लिए होता है। और जो भी डिसीजन लिया जाता है ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को देख के लिया जाता है या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेके देखा जाता है। यहाँ पर जो डिसीजन है वो किसी एक व्यक्ति, एक समूह या फिर एक स्टेट को देख के ना लेके पूरे कंट्री की पॉपुलेशन जो है उससे किस प्रकार का इफेक्ट होगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसे देखते हुए डिसीजन लेते हैं। दिस डे द गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट्स अलाउ व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या होते हैं, यहां हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज होते हैं ये कौन होते हैं? ऐसा हर एक वो व्यक्ति जो 18 साल जिसने अपने कंप्लीट कर लिए हैं उसे क्या है, वोट देने का अधिकार हो जाता है, वोट राइट। ठीक है, तो उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 18 साल से के जो 18 साल के ऊपर, 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को से वोट देने का अधिकार उसका छीन सके। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज कहलाते हैं, वयस्क मताधिकार कहलाते हैं। These days but it was not always like this. Cannot you believe that there was a time when government did not allow women and poor to the participating election? जैसे कि आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज फॉलो होता है जिसमें हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है उसे वोट देने का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति जो मेंटली डिसेबल होते हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं होते, ऐसे ही व्यक्ति केवल वोट नहीं डाल सकते हैं, उसके अलावा जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो हर एक व्यक्ति वोट दे सकता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना। कई समय पहले की बात है, कई समय पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें वुमेन्स को देने का राइट नहीं था, मतलब वुमेन्स वोट नहीं दे सकती। ऐसे व्यक्ति जो पुअर कंडीशन के हैं वो वोट नहीं दे सकते, जो अच्छे स्टेटस के हैं केवल वो ही वोट दे सकते हैं। लेकिन एडल्ट फ्रैंचाइज में क्या है, एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है, यानी
एक व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है वो एक वोट कंपलसरी है कि वो देगा, ये उसका अधिकार है इससे, और इस अधिकार को उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। In their earliest form of government, allow only men who owned property and were educated the voter. This meant in India before independence only a small minority was allowed to vote. Independence से पहले की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार बहुत ही छोटे, इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। And they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, include Gandhiji, was shocked at the unfairness of this participating and demanded that all adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise. तो उस समय जो गांधी जी हैं, उन्होंने, गांधी जी और ऐसे ही कुछ और नेताओं ने भी इस चीज पर आवाज उठाई कि ये जो जिस प्रकार का न्याय हो रहा है ये सब गलत है। हर एक व्यक्ति जो कि एडल्ट हो गया है उसे वोट देने का अधिकार है। और उसी के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो इसी मत को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का निर्माण किया गया, जिसमें हर एक व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है और जो भारत का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है। Writing in the journal Young India is in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that man who has got wealth should have the vote. और 1931 में जो जनरल यंग इंडिया में कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में एक स्टेटस रखते हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, या फिर ऐसा कहो कि कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार है, ऐसे लोगों को हमेशा गांधी जी ने निंदा की थी। But that man who has got the character but no wealth or literacy should have no vote, or the man that who have worked honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have vote. और ऐसे व्यक्ति जो दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अच्छी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, पुअर व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज हियर फिनिश्ड। जो 4th चैप्टर है आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।